हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स कवर करते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, तो आज हम करेंगे 4 अगस्त 2020 का न्यूज़, जो कि है आज दिन थर्सडे, ठीक है, सॉरी ट्यूसडे आज। तो हमारा आज का फर्स्ट न्यूज़ आइटम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी रिसाइकलिंग इन इंडिया एंड अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारी इंडिया है वो एक नया, मतलब इंडिया क्या है, वो हमारे जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक हो जाए, ठीक है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में हम लोग 50% जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही यूज़ करेंगे। तो वही बोला जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के जो बैटरी रिसाइकलिंग है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कैसे बन सकता है, आइए देखते हैं इसका कंटेक्स्ट, ठीक है। कंटेक्स्ट क्या बोलता है? इंडिया एट प्रेजेंट इज वोफुली अंडर प्रिपेयर्ड फॉर द शेयर वॉल्यूम ऑफ ईवी बैटरी वेस्ट एक्सपेक्टेड इन द कमिंग डिकेड। मोस्ट ऑफ आवर ई वेस्ट इज डम्प्ड इन लैंडफिल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बैटरी है उसकी क्या होती है, डंपिंग के लिए हम क्या है, अंडर प्रिपेयर्ड है। हमारे पास कोई भी डंप साइड नहीं है। अभी भी जो हमारे पास लीड एसिड बैटरीज निकलती हैं, वेस्ट बैटरीज निकलती हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, लैंड फिल्स में डालते हैं, ठीक है। अ क्लोज इंसाइट इन टू द मैटर को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ईवी आर, एक मिनट फ्रेंड्स, electronic vehicles EV are a part of a new normal as a global transportation sector undergoes a paradigm shift with a clear preference towards cleaner and greener vehicles, ठीक है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ये बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन में एक बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। एक पैराडिग्म शिफ्ट हो जाएगा कि जो कि क्यों होगा ये शिफ्ट, क्यों ये काम किया जा रहा है, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट है क्लीनर रहे और ग्रीनर रहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग पेट्रोल यूज़ करते हैं उससे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म होता है, ठीक है। Like its Western counterparts in China, India has pushed the mandate for EVs as well as through schemes such as faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles फेम 1 एंड फेम 2। जैसे कि हम लोग अपने वेस्टर्न पार्ट्स में देखते हैं क्या है कि ज़्यादातर जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसीलिए हमारा जो इंडिया भी है वो क्या कर रहा है, ग्रेटर पुश कर रहा है और उसमें अलग अलग सब्सिडीज़ दे रहा है, उसमें क्या हो रहा है, टैक्स रेट में छूट दे रहा है, ताकि हमारे लोग भी क्या करें, इसको जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें और मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी जाए, ठीक है। और इसके लिए क्या फेम 1 फेम 2 के अंदर काम किया गया है। Electronic vehicle sales in the country are expected to grow annually at a compound annual growth rate of 35% till 2016, according to the market survey by News Daily Economics Time, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया कि ये माना जा रहा है कि अगर ये बनता है, ईवी के सेल्स क्या होंगे 2026 तक 35% तक बढ़ जाएंगे, और ये इकोनॉमिक्स टाइम का जो सर्वे है वो कहता है, ठीक है। इनिशियली ईवीज वर पावर्ड विथ लीड एसिड बैटरीज। अभी जो है, अभी तक क्या होता था, ईवीज को हम लीड एसिड बैटरीज से पावर करते थे, पावर देते थे, ठीक है, उसको चार्ज करते थे। lithium ion batteries that includes other chemical moieties like cobalt, graphite and nickel now for the heart of an EV। जैसा कि हम लोग जानते हैं लिथियम आयन बैटरीज जिसमें कि कोबाल्ट, केमिकल मोइटीज, ग्रेफाइट, निकल, ये सब भी होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ईवी बैटरीज में, ये ईवी मशीन्स में, ईवी व्हीकल्स में हम ये बैटरी डालेंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द बैटरी लाइफ स्पेन व्हाट रिमेन इज व्हाट बैटरी बेस। जब एक बैटरी की लाइफ खत्म हो जाती है तो हम उसके वेस्ट का क्या करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में, ठीक है। comprising enormous amount of chemicals such as cobalt, electrolyte, lithium, manganese oxide and nickel। जैसे कि हम लोग जानते हैं ये क्या करता है, बहुत हाई अमाउंट में केमिकल अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखा रहता है, तो इसके वेस्ट का हम क्या करेंगे, ठीक है।
India at present is woefully underprepared for the sheer volume of EV battery waste expected in the coming decade. Most of our e-waste is dumped in landfill. यही बोला जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, ये जो बैटरी वेस्ट है, इसको डंप करने के लिए अभी भी हम अंडर प्रिपेयर्ड है. हमारे पास कोई भी डंपिंग साइट नहीं है. अभी तक भी जो हमारे पास बैटरी वेस्ट है उनको भी हम क्या करते हैं, लैंडफिल्स में डालते हैं, जो कि हमारे लिए क्या होता है, बहुत हार्मफुल होता है. क्योंकि हम जानते हैं जो ये सब केमिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मॉइस्चर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं. और जहाँ पे हम इनको भरते हैं लैंडफिल्स में, वहाँ पे क्या होते हैं, एक्सप्लोशन, विस्फोट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, What are some most recent legislation to manage the e-waste from EVs? अभी का legislation क्या है, जो e-waste निकलेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, उसका अभी का legislation क्या है, मतलब कौन कौन सी मैनेजमेंट है. The e-waste management and handling rules 2011 की ये मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल्स हैं. ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2016 के हैं. ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018 के हैं. इवॉल्व कंसिडरेबली इन टर्म्स ऑफ द रेंज ऑफ मटेरियल्स. ठीक है, they do not however include a cohesive set of rules for the safe disposal of EV batteries. Lithium ion batteries thus find no mention in any framework for end of life treatment for recycling. ठीक है, अभी तक इन्होंने कोई भी एक अच्छा प्लान नहीं बनाया है ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बैटरीज जो है उनको डिस्पोज कर सके, लिथियम आयन बैटरी को डिस्पोज कर सके. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात हो रही है, इन्होंने अभी तक कहीं भी इसके रिसाइकलिंग ट्रीटमेंट की बात नहीं की है. ठीक है, This set is a dangerous precedent as India can potentially become a lithium waste dump site for not just waste from domestic EVs but also from import from स्पेंट बैटरीज. ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये एक बहुत डेंजरस हो सकता है हमारे कंट्री के लिए. ठीक है, और जो इंडिया है अपने यहाँ पे क्या जो डंपिंग साइट है वहाँ पे सिर्फ हमारी भी साइट्स नहीं होगी, बल्कि ये भी डर है कि कहीं जो एक्सपोर्ट की हुई, जो इम्पोर्ट की हुई बैटरीज है उनके भी डंप कहीं यहीं ना फेंकाने लगे. ठीक है, जो मतलब किसी और कंट्री के वेस्ट बैटरीज है उनका भी डंप एरिया ये ना बन जाए, इसके लिए भी कोई रूल्स रेगुलेशन इन्होंने अभी तक नहीं बनाए हैं. ठीक है, फिर क्या है, वेयर डज इंडिया लाई, इंडिया कहाँ अभी इसमें है. ठीक है, कहाँ एग्जिस्ट करता है. The Indian e-waste legal regime underwent tremendous change over time and has only recently embraced EPR and collection of e-waste. जो e-waste legal regime है इसमें अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और वो क्या कर रहा है, e-waste पे बहुत सारे क्या कर रहा है, अलग अलग चीज़ों को देख रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, न्यूज़ कलेक्ट कर रहा है. ठीक है, लार्ज क्वालिटीज ऑफ EV बैटरी वेस्ट प्रेजेंटेड अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू नर्चर अ डोमेस्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज विच इज़ करेंटली इन इट्स इन्फेसी. ये क्या है, जो लार्ज ईवी बैटरीज वेस्ट है वो क्या कर सकती है, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी बन सकती है इंडिया के लिए. कैसे, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक डोमेस्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं जो अभी तक हमारे पास नहीं है. ठीक है, The process of recycling can help recover up to half of the valuable metals including aluminium, cobalt, copper, lithium, manganese and nickel which can then be used for secondary application. ये जो प्रोसेस होगा रिसाइकलिंग में ये हमारा कैसे हेल्पफुल होगा, इसमें क्या होगा, हम लोग आधे से भी ज़्यादा जो बैटरीज में वैल्यूएबल चीज़ है उसको निकाल सकते हैं ताकि हम लोग उसको दोबारा से यूज़ कर सकें. ठीक है, The lack of clear scientific guidelines and regulation tailor-made for Li-ion batteries, however, lead to poor return of investment in setting up recycling unit as it is a capital incentive initiative. जैसा कि हम लोग जानते हैं हम लोग के पास साइंटिफिक गाइडलाइंस की बहुत कमी है. ठीक है, इसलिए भी हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं. और क्या ये कैपिटल इंसेंटिव भी, इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगेगा, इसलिए भी इस पर वर्क अभी नहीं हो पा रहा है. ठीक है,
In October 2019, the framing of a much-awaited recycling policy was proposed by the Union government. It is, however, still awaited. क्या हुआ था 2019 में, एक जो यूनियन गवर्नमेंट थी इस पे क्या किया था, एक पॉलिसी बनाई थी, लेकिन वो पॉलिसी अभी भी क्या है, वेटिंग में चल रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है. ठीक है, एक मिनट फ्रेंड्स. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी फॉर ईवी बैटरीज इज टू एक्सपेंड आवर लॉज टू इंक्लूड लिथियम आयन बैटरी केमिस्ट्रीज. हमें फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले क्या लेना होगा अपनी सर्कुलर इकोनॉमी में, कि हम कोई अच्छा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को बढ़ाएं लिथियम आयन को लेके, बैटरी को लेके. ठीक है, आइए इसको सम अप करते हैं. सम अप, these battery constitute substances that if not recycled or treated in a proper fashion can cause harm to both the environment and humans. अगर इन बैटरीज को अच्छे से रिसाइकिल नहीं किया गया तो ये हमारे इन्वायरमेंट और हमारे ह्यूमंस दोनों को क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. Further, lithium itself spontaneously react with moisture and can lead to major landfill explosion. जैसे कि हम लोग जानते हैं लिथियम क्या होता है, मॉइस्चर के साथ क्या करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है. तो जहाँ पे हम लोग इसको लैंडफिल्स में डालेंगे वहाँ पे एक्सप्लोजन मतलब विस्फोट के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, several nations are ahead of the curve and have mandated legislation that deal with battery recycling and treatment. बहुत सारे नेशन ऐसे हैं जिन्होंने ये मैंडेटरी बताया है, किया है कि आप क्या करिए, रिसाइकलिंग, बैटरी के रिसाइकलिंग और ट्रीटमेंट पे कोई लॉ लेजिस्लेशन बनाइए. ठीक है, बनाया है उन्होंने. फिर नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आइटम है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020. ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं, डिफेंस के आइटम को प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारा अब ये भी मानना है कि हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे. ठीक है, कंटेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD has formulated a draft defense production and export promotion policy 2020 under आत्मनिर्भर भारत. जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने ये प्लान बनाया है किसके अंडर में, आत्मनिर्भर भारत के अंडर में. ठीक है, पैकेज. फिर क्या है इनसाइट ऑफ द मैटर, इस मैटर को देख लेते हैं डीप में. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस has formulated a draft defense production and export promotion policy 2020 in order to provide impetus to self-reliance in defense manufacturing under आत्मनिर्भर भारत पैकेज. ठीक है, इन्होंने क्यों बनाया है, ताकि हमारे पास जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जो हमारा चाइना है और पाकिस्तान है, दोनों हमारे नेबर कंट्रीज हमेशा हम लोग से लड़ते झगड़ते रहते हैं. तो उनके लिए क्या होता है, हमें बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है, डिफेंस प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, तो वो हम हमेशा बाहर से ही एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो अब हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उन्होंने ये बोला है कि हम अब डिफेंस के आइटम खुद प्रोड्यूस करेंगे और क्या करेंगे, उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे ताकि हमारा जो इंडिया है वो सेल्फ रिलायंस हो सके. ठीक है, उसको किसी पे क्या करना पड़े, निर्भर ना होना पड़े. ठीक है, द DPP 2020 is emphasized an overreaching guiding document of MOD to provide a focused structure and significant thrust to defense production capabilities of the country for self reliance and export. 2020 की रिपोर्ट यही बोलती है कि हमें एक फोकस्ड स्ट्रक्चर्ड और सिग्निफिकेंट तरीके से क्या करना चाहिए, डिफेंस के आइटम को प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हमारे कंट्री की क्या हो, कैपेबिलिटी, एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी बढ़े और हमारा कंट्री क्या हो, सेल्फ रिलायंट हो, आत्मनिर्भर बने. ठीक है, फिर देखते हैं व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी. इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. ठीक है, द प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट एंड बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल डिफेंस वैल्यू चेन. अगर हम अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, एक डिफेंस ग्लोबल चेन के क्या हो जाएंगे, पार्ट हो जाएंगे. ठीक है, बन जाएंगे. टू डेवलप अ डायनेमिक, रॉबस्ट एंड कम्पिटिटिव डिफेंस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग एरोस्पेस एंड नेवल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री टू कैटर टू द नीड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज विद क्वालिटी प्रोडक्ट. हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि जो शिप बिल्डिंग्स है, एरोस्पेस है, ये सबको भी हम बनाएंगे और अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ खराब बनाएंगे. टू अचीव अ टर्न ओवर ऑफ
1,75,000 crores US dollar, 25 billion including exports of rupees 35,000 crore US dollar billion in air, एरोस्पेस एंड डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2025। हमारा ये मानना है कि जो हमारा टर्नओवर होगा वो 1,75,000 करोड़ होगा, ठीक है, और उसमें से जो एक्सपोर्ट का अमाउंट होगा वो 35 करोड़ होगा, ठीक है। जो डिफेंस प्रोडक्ट का पूरा टर्नओवर होगा वो 1,75,000 करोड़ होगा, जिसमें से एक्सपोर्ट कितने का होगा, 35 करोड़ का होगा, ठीक है, 2025 तक। To reduce dependence on imports and take forward Make in India initiative through domestic design and development। हम क्या करें, अपनी डिपेंडेंस, जैसे कि हम लोग हमेशा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, उस डिपेंडेंस को कम करके क्या हो, एक मेक इन इंडिया प्लान के तहत हम क्या करें, अपने एक डोमेस्टिक डिज़ाइन और डोमेस्टिक लेवल पे क्या करें, अच्छे से डिज़ाइन और डेवलपमेंट करें, ठीक है। फिर व्हाट विल बी द फोकस एरिया ऑफ द पॉलिसी, इस पॉलिसी पे मेन फोकस किस पे होगा, ठीक है, तो देख लेते हैं मेन फोकस किस पे होगा। इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन, FDI एंड एज ऑफ डूइंग बिजनेस। इन्वेस्टमेंट में होगा प्रमोशन, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बढ़ाया जाएगा, FDIs होगा और बिजनेस करने में आसानी हो ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे। इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, हम हमेशा नए नए तरीके की इनोवेशंस करेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, ठीक है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होगा, फैक्ट्री बोर्ड्स होंगे, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम क्या करेंगे, क्वालिटी एश्योर करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन, हम अपने एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएंगे। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडिजिनाइजेशन एंड सपोर्ट टू MSME स्टार्टअप्स, जो MSME है उनको भी क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। प्रोक्यूरमेंट रिफॉर्म्स, हम हमेशा कुछ प्रोक्यूरमेंट रिफॉर्म्स लाएंगे। ये था हमारा दूसरा न्यूज़ आइटम, ठीक है। तीसरा न्यूज़ आइटम है हमारा टाइम कैप्सूल। टाइम कैप्सूल क्या होता है, ये होता है जैसे कि एक डिब्बा होता है कैप्सूल के शेप का, जैसा हमारा कैप्सूल होता है उसके शेप का, उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमें जिस जगह की, जैसे कि कोई भी जगह को अगर हमें यादगार बनाना होता है तो उसके बारे में सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर कटिंग, फोटोग्राफ्स, उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड डाल के क्या कर देंगे, ज़मीन के अंदर वहीं पे क्या कर देंगे, गाड़ देंगे, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन है उनको इस जगह के बारे में पता हो, ठीक है। तो आइए इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी चंपत राय हैज़ डिसमिस्ड रिपोर्ट ऑफ ए टाइम कैप्सूल बीइंग इंस्टॉल्ड इन अगस्त 5। जो 5 अगस्त को राम जन्मभूमि में जो टाइम कैप्सूल क्या होने वाला था, गढ़ने वाला था, उस पे वहाँ के जो सेक्रेटरी थे उन चंपत राय, उन्होंने इस बात को डिसमिस कर दिया। उन्होंने बिल्कुल भी मना कर दिया कि यहाँ भी कोई भी टाइम कैप्सूल नहीं गढ़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको मानना था कि अगर हमारे आगे आने वाली जनरेशन को अगर हमारे बारे में कुछ जानना होगा तो उनको किसी टाइम कैप्सूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास इतने डिजिटल न्यूज़पेपर्स हैं कि वो हम आराम से उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, उनको पता चल सकता है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय टाइम कैप्सूल। जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया टाइम कैप्सूल क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि टाइम कैप्सूल क्या होता है। It is a container of any size. It is a container of any size or shape which accommodates document, photos and artifacts typical to the current era and it's buried underground for future generation to unearth। ठीक है, ये क्या होता है, एक कंटेनर होता है कैप्सूल टाइप का, और जैसे कि हमें राम जन्मभूमि के बारे में क्या हो, हम ये सोचते हैं कि हमारा जो राम जन्मभूमि है उसके बारे में क्या हो, हमारे आने वाली जनरेशन को पता रहे। तो जितने भी राम जन्मभूमि से क्या हिस्ट्री है, फोटोज़ है, जो भी न्यूज़पेपर्स है जिसमें क्या होती है, न्यूज़ आती है, वो सब क्या करेंगे, हम उस कंटेनर में भर के क्या कर देंगे, वहीं पर दफना देंगे, ताकि आने वाली जो जनरेशन है अगर उनको राम जन्मभूमि के बारे में जितने भी लड़ाई झगड़े हुए, कुछ जानना हुआ, कैसे ये बना, क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ, कुछ जानना हो तो वो क्या करे, आराम से उसकी खुदाई करे। क्योंकि अभी तक का मानना ये है कि हमें भी अपने हिस्ट्री के बारे में जितना भी चीज़ पता चला है वो खुदाई से पता चला है। तो ये इनका मानना है कि आगे वाली जनरेशन भी अगर खुदाई करेगी तो उनको हमारे जगह जगह के बारे में पता रहे, हमारे जो वो खुदाई करें तो उसके अंदर से टाइम कैप्सूल निकले और उनको उस जगह के बारे में पूरी नॉलेज हो जाए। तो ऐसा कुछ मानना है, यही होता है टाइम कैप्सूल, ठीक है। द टाइम कैप्सूल रिक्वायर्स स्पेशल
इंजीनियरिंग सो दैट द कंटेंट्स डोंट डिके इवन इफ पुल्ड आउट आफ्टर अ सेंचुरी। ठीक है, कि जैसे कि बोला जा रहा है अगर हम टाइम कैप्सूल ऐसा कुछ गाड़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या हो जाएगा, एक स्पेशल इंजीनियरिंग की ज़रूरत होगी। ठीक है, स्पेशल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होगी ताकि जो हमारे कंटेंट्स उसके अंदर डाले गए वो ख़राब ना हो। ठीक है, और चाहे उसको सालों के साथ सेंचुरी के बाद भी निकाला जाए, यही बोला गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं क्या है। Materials such as aluminium and stainless steels are used for the encasing and documents are often reproduced on acid-free paper। जो मटेरियल है वो क्या होंगे, एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील के यूज़ होंगे, और जो पेपर यूज़ होगा वो एसिड फ्री पेपर होगा, ताकि जो धरती के अंदर 100-200 साल तक वो गड़ा रहे तो क्या उसमें कोई भी खराबी ना आए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ सिग्निफिकेंट आर टाइम कैप्सूल। ये टाइम कैप्सूल कितना सिग्निफिकेंट है, किस हद तक ये काम करेगा। ठीक है, हिस्टोरियंस ऑफन क्रिटिसाइज द आइडिया एज बीइंग मोटिवेटेड। प्रोफेसर मिश्रा सेड दिस एक्सरसाइज इज इनविटेबली अ सब्जेक्ट एक्सरसाइज गियर्ड टुवर्ड्स ग्लोरिफिकेशन नॉट टू कंस्ट्रक्ट द रियल पिक्चर। ठीक है, इसमें क्या जो मिश्रा जी ने ये बोला है कि क्या ये एक सब्जेक्टिव है कि किस पर्पस पे हम टाइम कैप्सूल डालें। जरूरी तो नहीं आज राम जन्मभूमि है, कल कहाँ, मतलब क्या टॉपिक पिक करें टाइम कैप्सूल के लिए, ये कोई क्या डिसाइडेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्या हो सकता है, डिस्प्यूट बन सकता है। और ये क्या, ये एक रियल पिक्चर लोगों को नहीं दिखाएगा, ये बस उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखे जो 1-2 पिक्चर हम उसके अंदर डालेंगे, बस वही तक ये क्या कर सकता है, सीमित रख सकता है। All historians look at these time capsule exercise with suspicion। ठीक है, जितने भी हिस्टोरियंस है ये क्या इस टाइम कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज के हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने क्या किया, खुदाई से जो आइटम्स मिला है उसी से तो इतने सारे इनोवेशंस किए। तो यही बात बोला जा रहा है, हिस्टोरियंस के लिए क्या होगा, बहुत हेल्पफुल हो सकता है। It is not valid historical method who decide what matter, what artifacts, written documents are going in it to it। ये क्या एक वैलिड हिस्टोरिकल मेथड नहीं है, ये बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है किस मैटर पे हम उसमें डालें, क्या आर्टिफैक्ट्स डालें, क्या रिटन डॉक्यूमेंट डालें, कौन सी पिक्चर उसमें डालें, ये सब हमें कुछ भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया बन सकता है। Misra also said that historians for future generation are going to all kind of data and records in order to reconstruct our current time. So if historians a century from now want to write about the Ram Janmabhoomi movements, there will be enough data in newspaper and other written documents. No one need to artificially create a preserved record about। उन्होंने बोला है अगर आने वाले हिस्टोरियंस को कुछ ऐसा लिखना भी होगा राम जन्मभूमि के बारे में, तो हमारे इंटरनेट पे, हमारे न्यूज़पेपर पे और हमारे और भी बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनसे वो क्या करें, ढूंढ के लिख सकते हैं। ठीक है, उनको कोई भी जैसे प्रिजर्व्ड रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं है, टाइम कैप्सूल की उनको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही बोला गया है। आर देयर एनी टाइम कैप्सूल इन इंडिया? क्या अभी तक कोई भी टाइम कैप्सूल इंडिया में है? तो हाँ है। There have been a number of prominent examples. One time capsule outside the Red Fort, Red Fort के बाहर भी एक टाइम कैप्सूल गड़ा हुआ है। ठीक है, and placed underground in 1972 by Prime Minister इंदिरा गांधी was dug out by the subsequent government। ठीक है, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने क्या किया था, उसको डग किया था, उसको वहाँ पे गाड़ा था। ठीक है, Other time capsule are at the school in Mumbai, IIT Kanpur, Lovely Public University in Jalandhar and महात्मा मंदिर इन गांधीनगर। ये सब जगह पे भी और सारे क्या है, टाइम कैप्सूल गड़े हुए हैं। फिर है हमारा What have the other time capsule preserved? ठीक है, क्या अदर टाइम कैप्सूल में क्या क्या है? On March 6, 2010, President Pratibha Patil buried the time capsule on the IIT Kanpur campus। जो 6 मार्च को 2010 में प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल ने IIT कानपुर में क्या किया था, एक टाइम कैप्सूल गाड़ा था। ठीक है, एन एरियल मैप ऑफ द इंस्टीट्यूट, उसमें क्या क्या था, उसमें उस इंस्टीट्यूट का मैप है। एनुअल रिपोर्ट ऑफ 1961, जो 1961 की एनुअल रिपोर्ट थी वो है। 1984 एंड 208 की भी एनुअल रिपोर्ट है। मेन्यू ऑफ द होटल मेस, वहाँ पे लोगों में जो होटल था, जो हॉस्टल था, वहाँ का मेस क्या था, मतलब लोग क्या खाते थे वहाँ के बच्चे, वो था, उसका मेन्यू था। द ब्लेजर क्रेज था, डीवीडी थी, फिल्म था, IIT कानपुर के जो डीवीडीज थे, कुछ फिल्म्स थी।
सम फोटोग्राफ्स थी, कुछ ओरल रिकॉर्ड्स ऑफ द इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय सुनील शाहबाग आर इनसाइड द टाइम कैप्सूल। जो सुनील शाहबाग के कुछ ओरल रिकॉर्ड्स हैं वो सब उन IIT कानपुर के टाइम कैप्सूल्स में डाले गए हैं, ठीक है। March 31, 2014, a time capsule of stainless steel was installed at the Alexandra Girl English Institute in Mumbai, which was set up in the 19th century. ठीक है, एक टाइम कैप्सूल स्टेनलेस स्टील वो इंस्टॉल किया गया था, क्या, अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन जो कि मुंबई में है, ठीक है, जो कि 19th सेंचुरी में क्या किया गया था, इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द स्कूल यूनिफॉर्म, उसमें क्या क्या था, उसमें उसका यूनिफॉर्म, स्कूल का यूनिफॉर्म था। फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट जो थी उस स्कूल की वो थी। USB कंटेनिंग फोटोज़, जो मतलब एक USB डाला गया था जिसमें उस स्कूल की सारी फोटोज़ थी और वीडियोज़ थे। इवेंट ऑफ द स्कूल, जो अलग अलग फंक्शंस हुए थे स्कूल के, वो थे। द टाइम कैप्सूल ऑल्सो हैज़ प्रीवियस लेटर रिटन बाय स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल फेरनी मेहता। जो स्टूडेंट ने प्रीशियस लेटर्स लिखे थे और प्रिंसिपल फेनरी मेहता के भी उसमें लेटर्स हैं, ठीक है। इन जनवरी 2019 अ स्क्वायर टाइम कैप्सूल विच कंटेन्स 100 आइटम्स, ठीक है, जनवरी 2019 में एक स्क्वायर टाइम कैप्सूल गाड़ा गया था जिसके अंदर 100 आइटम्स थे दैट रिप्रेजेंट मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी इन इंडिया वॉज इंस्टॉल्ड एट जलंधर लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी। उसके अंदर 100 ऐसे आइटम्स डाले गए थे जो कि क्या होते हैं, हमारे मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये कहाँ इंस्टॉल किया गया था, ये जलंधर लवली पब्लिक यूनिवर्सिटी में इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। It is supposed to be unearthed after 100 years as per an LPU spokesperson. Items such as landline telephone, उसके अंदर क्या क्या थे, ये सपोज किया गया है कि जब 100 साल बाद उसको निकाला जाएगा तो लोग हमारे जनरेशन के आइटम्स देखेंगे उसमें देखो डाला क्या क्या गया था। उसके अंदर डाला गया लैंडलाइन के टेलीफोन्स डाले गए हैं, एक स्मार्टफोन डाला गया है, एक वेटिंग मशीन डाली गई है, वाटर पम्प्स डाले गए हैं, स्टॉप वॉच डाला गया है, हेडफोन्स डाले गए हैं, हैंडीकैप डाले गए हैं, पेन ड्राइव डाला गया है, जो कि वो सारे कैप्सूल के अंदर हैं अभी भी। आइए इसको समअप करते हैं, इन नोट इसका देख लेते हैं, ठीक है। टाइम कैप्सूल was coined in the 20th century. Among the earliest example, one dates back to 1777. ठीक है, found by historian inside the statue of Jesus Christ in a church in Spain during restoration work in December 2017. ठीक है, एक टाइम कैप्सूल को हम तब 20th सेंचुरी से ही जो कि 77 में डाला गया था, जबकि क्या हुआ था, जीसस क्रिस्ट चर्च को बनाया जा रहा था उसी टाइम एक टाइम कैप्सूल 2017 में दिसंबर के डाला गया था, ठीक है, जिसको रिस्टोर कब किया गया, दिसंबर 2017 में। इसको डाला कब गया था, 1777 में, ठीक है। आइए हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ आइटम देख लेते हैं क्या है। वो है हमारे पास स्मूथ लॉन्च फॉर नासा प्रिजर्वेंस मार्स रोवर्स, ठीक है। जो नासा का मार्स रोवर था वो स्मूथ लॉन्चिंग उसकी हो गई है, ठीक है। आइए देखते हैं कब हुई है। स्मूथ लॉन्च फॉर नासा प्रिजर्वेंस मार्स रोवर्स, द रोवर्स वॉर लॉन्च सक्सेसफुली जुलाई 30, 2020। इसी 30 जुलाई 2020 को उसकी क्या हुई है, लॉन्चिंग हो चुकी है। इट्स मिशन इज टू सर्च फॉर साइन ऑफ फास्ट माइक्रोबियल लाइफ एंड कलेक्ट रॉक्स एंड डस्ट सैंपल फॉर मार्स। इसका क्या मोटिव क्या है कि मार्स पे क्या किया जाए, देखा जाए कि पहले कोई जीवन था या नहीं था, और उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वहाँ के जो सैंपल्स हैं, उनको ला के दिया जाए, ठीक है। द प्रिजर्वेंस रोवर्स माउंटेन ऑन एलास वी रॉकेट प्रोवाइडेड बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, अ स्पेसक्राफ्ट लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर सीता एट कोप केवलेंस एयरफोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा US, ठीक है। ये इसकी थोड़ी सी डिटेल्स है, कहाँ हुआ, किस उससे हुआ, ठीक है। 5 हमारा इमिनेंट बैन ऑन 27 पेस्टिसाइड्स। जैसे कि हम लोग देखें कि 27 पेस्टिसाइड्स पे क्या हो गया है, बैन हो गया है। क्या बैन हुआ है, देखते हैं, इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं।
The long pending ban on 27 widely used pesticides, which includes 12 insecticides, 8 fungicides, and 7 herbicides, is poised to take final shape soon, with the center having already issued a draft order banning the manufacturing and sale of these on grounds of the grave risk they pose to human and animals. ठीक है, अभी 27 जो कि बहुत बड़े स्तर पे पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं उनको बैन करने की बात हो रही है, जिसमें 12 इंसेक्टिसाइड्स होंगे जो 12 इंसेक्ट्स को मारने वाले, 8 फंगीसाइड्स होंगे, 7 हर्बिसाइड्स होंगे। ठीक है, इस पे गवर्नमेंट ने बहुत जो सेंटर थी उन्होंने क्या कर दिया था, इस पे एक ऑर्डर इशू किया है जिस पे क्या है बोला है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग और इसकी सेल को बंद किया जाए। क्यों? क्योंकि ये हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए व्हाट इज पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स होता क्या है देख लेते हैं। सॉरी, पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंस दैट आर मेंट टू कंट्रोल पेस्ट इंक्लूडिंग वीड्स। ठीक है, ये एक ऐसा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जीडीपी है, उसका ज़्यादातर लोग क्या है, एग्रीकल्चर में है। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर लोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, पेस्ट, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, या जो हम जैसे कि ज्वार बाजरा उगाते हैं तो उसके साथ साथ कई और भी पेड़ निकलने लगते हैं। तो उस पेड़ को या उस कीटाणु को रोकने के लिए क्या कराते हैं फार्मर्स, अपने खेत में पेस्टिसाइड्स डलवाते हैं। ठीक है, यही होता है पेस्टिसाइड्स, जो वो अलग अलग टाइप के वीड्स होते हैं और जो कीटाणु लग जाते हैं उसको लगने से क्या करता है, रोकता है। द टर्म पेस्टिसाइड्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। पेस्टिसाइड्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हर्बिसाइड आता है, इंसेक्टिसाइड्स आता है, नेमेटासाइड्स आता है, मॉल्यूसाइड आता है, पेस्टिसाइड आता है, एविसाइड्स आता है, रोडेंटिसाइड्स आता है, बैक्टीरियासाइड्स आता है, इंसेक्ट रेपेलेंट आता है, एनिमल रेपेलेंट आता है, एंटी माइक्रोबियल एंड फंगीसाइड्स। ये सारी चीज़ें पेस्टिसाइड्स में यूज़ होती हैं, मतलब ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है हमारा न्यू। On which crops are these 25 pesticides mainly used? ये जो 27 पेस्टिसाइड्स हैं वो किस क्रॉप में ज़्यादातर यूज़ किए जाते थे, तो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, दीज पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स। जो हमारी पंजाब की एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उन्होंने बताया है कि ये पेस्टिसाइड्स लगभग सारे ही क्रॉप में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि राइस, वीट, मेज, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड्स, वेरियस वेजिटेबल फ्रूट्स। इन सारे में क्या किए जाते थे, ये पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते थे। पंजाब कैन डू अवे विद दीज पेस्टिसाइड्स इवन दो देयर आर नो अदर अल्टरनेटिव अवेलेबल एट प्रेजेंट फॉर अराउंड 9 ऑफ द 27 पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पंजाब क्या करता था, इन पेस्टिसाइड्स को एक बहुत बड़े स्तर पे यूज़ करता था। क्यों? क्योंकि फार्मर्स बेचारे कुछ और कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट कोई और अल्टरनेटिव निकालती ही नहीं है इसका। ठीक है, अगर पेस्टिसाइड्स बैन कर रहे हो तो कोई इसका अल्टरनेटिव तो निकालो, फार्मर्स को ये सुटेबल तो करो कि हाँ आपके लिए ये पेस्टिसाइड्स बंद किया गया है तो आपके लिए लो कॉस्ट में, हाई कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन लो कॉस्ट में फार्मर्स के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, ये पेस्टिसाइड्स अपने खेत में यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, क्यों, वो लोग भी क्या करेंगे, उनको यूज़ करने पड़ते हैं। तो लेकिन अब क्या कर रही है गवर्नमेंट, ये 2700 पेस्टिसाइड्स क्या कर रही है, बैन कर रही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे ह्यूमंस और एनिमल्स को बहुत लॉन्ग पे रिस्क पहुंचा रहे हैं। एक्सपर्ट सेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज हैव ऑलरेडी बैंड दीज पेस्टिसाइड्स एंड इंडिया शुड टू। ठीक है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत सारी कंट्री क्या कर चुकी है, इसको बैन कर चुकी है और इंडिया भी बहुत जल्दी कर देगी। What are the alternatives available to farmers? अब फार्मर्स के लिए क्या अल्टरनेटिव अवेलेबल है? ठीक है, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव, 3 तरीके के अल्टरनेटिव, मतलब वो अगर नहीं करेंगे तो उसके अल्टरनेटिव में क्या कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स विच आर यूजिंग कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिकल मेथड। ठीक है, पहला है पेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, सेकंड इज बायोपेस्टिसाइड यूजेस ऑफ विच इज एक्सट्रीमली लो एंड विच आर ए लिटिल मोर एक्सपेंसिव सेड एक्सपर्ट्स। ठीक है, ये 3 तरीके हैं। तीसरा तरीका क्या है, बहुत महंगा भी है और उसको कम यूज़ किया जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं। नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड्स विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इज वेरी इफेक्टिव कॉस्ट वाइज एंड यील्ड वाइज। ठीक है, जो नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड्स उसको भी यूज़ किया जाता है, ये कॉस्ट में भी कम पड़ता है और इसको यील्ड में भी यूज़ किया जा सकता है। इट बेटर टेस्ट कीप्स पेस्ट अवे फ्रॉम प्लांट्स। इसका जो
ये क्या होता है, कड़वा होता है ना, तो ये क्या होता है, कीड़े मकोड़ों को दूर कर सकता है हमारे प्लांट से। मोर एवर द राइट काइंड ऑफ सीड्स एंड प्रिसाइज इरिगेशन कैन ऑल्सो हेल्प फार्मर्स कीप द पेस्ट अवे। ठीक है, हम सही तरीके के सीड्स डालें और प्रिसाइज इरिगेशन करें तो भी क्या कर सकते हैं, हम पेस्ट से दूर रह सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, हाउ एल्स इज लेस यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स बेनिफिशियल। ठीक है, एक्सपर्ट सेज दैट इंस्टीड ऑफ स्प्रेइंग हर्बिसाइड्स टू क्लियर वीड्स, ठीक है, मतलब कितना कम हम इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज़फुल होगा। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप जो हर्बिसाइड्स छिटवाते हो वीड्स को दूर करने के लिए, उसके बजाय आप क्या करो, फार्मर्स कैन हायर मैनुअल लेबर टू रिमूव इट। आप क्या करो, लेबर हायर कर लो और वो क्या करेंगे, हाथ से उस प्लांट को उखाड़ उखाड़ के फेंक देंगे। आप जितना हर्बिसाइड्स वाले को पैसा देते होगे उतना आप लेबर को दे देना। This will not only save their fields from chemical spray, the money spent on buying harmful pesticide can be diverted towards paying the labor engaged in hand picking such weeds। ठीक है, ये हमारे फील्ड को भी क्या करेगा, केमिकल स्प्रे से बचा लेगा और जो हमारे हैंड लेबर्स हैं उनको भी काम मिल जाएगा और आप जितना पैसा उस वीड पे खर्चा करोगे उतना आप हमारे हैंड लेबर्स को दे देना। ठीक है, यही herbicides to clean weeds like bhang, dhatura, kand, pili booty, khangi booty, etc. from their field and the area around the field to keep pests away। Farmers क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे herbicides यूज क्यों यूज़ करते हैं, तो जैसे भांग, धतूरा, ये सब चीज़ होती है, ये उगाती हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, ये सब के साथ क्या होती है, ये सब भी उगाते हैं, भांग, धतूरा, ये सब भी। तो उन सबको हटाने के लिए क्या करते हैं, फार्मर्स हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और पेस्ट को दूर रखने के लिए। रीजनल स्पेसिफिक इसका देख लेते हैं क्या है। पंजाब हैज़ जस्ट 1.53 of the country's area where pesticides uses stood at 9.2% of the country in 2018 and 90 and over 8% in 2000। ये क्या है, जो टोटल एग्रीकल्चरल है उसमें क्या है, ये 9.2% क्या है पंजाब के पास है और ये 1.53 पूरे कंट्री का पेस्टिसाइड्स यूज़ करती है। ठीक है, परसेंटेज में पंजाब ऑल्सो टॉप्स द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर हेक्टेयर यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर। पंजाब क्या है, कंट्री में पर यूजेज जो हेक्टेयर फर्टिलाइजर्स की यूज़ होता है उसमें भी पंजाब बहुत ऊपर है। ठीक है, आइए इसको समअप करते हैं, इसका इन नोट देखते हैं। इट कैन मेक फार्मर्स अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्ट्स इन द फील्ड एट अर्ली स्टेज। ये क्या करेगा, ये इसका कहने का मतलब है कि आप जो पेस्टिसाइड्स बंद कर रहे हैं उसके फ़ायदे क्या करिए, आप पहले से क्या करिए, फार्मर्स को बताइए, उनके अवेयर उनको करिए। ठीक है, कि पेस्ट इंसेक्ट्स को कैसे हटाना है, पहले से ही क्या मेजर्स वो ले सकते हैं, विच हेल्प देम अरेस्ट द प्रॉब्लम बिफोर इट क्रॉसेस द इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ द प्रेजेंस ऑफ देयर पेस्ट। जब तक वो क्या हो, वो उनकी परेशानी एक महामारी का रूप ना ले ले, उससे पहले ही आप क्या कर दीजिए, उनको अवेयर कर दीजिए इस बारे में। यही कहना चाह रहा है। हमारी 6th न्यूज़ क्या है, FDI इन कमर्शियल कोल माइनिंग। जो अब कोल माइनिंग होगी उसमें FDI को क्या कर दिया गया है, डायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसका कंटेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। गवर्नमेंट हैज़ क्लैरिफाइड दैट एनी FDI इन द कमर्शियल कोल माइनिंग शुड ऑल्सो कंप्लाई विद द रिसेंट अमेंडमेंट मेड इन द एप्लीकेबल लॉ। गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि जो कमर्शियल कोल माइनिंग होगा उसमें क्या है, कुछ बदलाव लाए जाएंगे लॉज में। ठीक है, व्हाट आर द न्यू चेंजेस इन द पॉलिसी। अब पॉलिसी में क्या नया चेंज है देख लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2017 was amended vide the press note 4 of 2019 issued by the central government to permit 100% FDI under automatic route in coal mining activities। 2017 के प्रेस नोट 4 में ये बताया गया था कि जो कोल माइनिंग है उसमें क्या कर दीजिए, FDI 100% ऑटोमेटिक रूट से कर दिया जाए। ठीक है, इट इंक्लूड एसोसिएटेड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सेल ऑफ subjects to the provision of Coal Mines Special Provision Act 2015 and the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 as amended from time to time and another relevant acts on the subject। इस पे ये सब बदलाव आए हैं टाइम टू टाइम में, और भी क्या है बदलाव अलग अलग टाइम टू टाइम लिए गए हैं।
It was started in the tender document that the press note 4 of 2019 issued by the central government amended FDI policy 2017 to permit 100% FDI under automatic route in coal mining activities, including associated processing infrastructure, subject to the act and other applicable law for sale of coal. ठीक है, जो सेल ऑफ कोल की सेलिंग पे क्या कर दिया गया है, 100% FDI कर दिया गया है, ठीक है, ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है. एनी FDI इन द कमर्शियल कोल माइनिंग इज subject to applicable law including the press note 3 of 2020 issued by the central government, according to which an entity of a country which shares land border with India or where the beneficial owner of an investment into India is situated in or is a citizen of any such country can invest only under the government route. जैसे कि जो भी हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं जो शेयर कर रहे हैं या जो भी हमारे ओनर्स हैं इन्वेस्टमेंट के, वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट रूट के थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारे कोल माइनिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, यही बोला गया है. फिर व्हाट आर द एक्सेप्शंस फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए कुछ एक्सेप्शंस है वो देख लेते हैं. अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान कैन इन्वेस्ट ओनली अंडर द गवर्नमेंट रूट. जो हमारे पाकिस्तान के सिटीजन्स होंगे या वो जो पाकिस्तान से होंगे जिनकी बिजनेस होगी वो क्या कर पाएंगे, सिर्फ गवर्नमेंट रूट से ही क्या कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे. बाकी सबके लिए क्या कर दिया गया है, 100% ऑटोमेटिक रूट. आप आइए कोल में इन्वेस्ट करिए, उसको बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है. इट इंक्लूड्स सेक्टर एक्टिविटीज अदर देन डिफेंस, स्पेस, एटोमेटिक एनर्जी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है. इसमें ये सब एक्टिविटीज क्या कर दिए गए, ये रोक दी गई है, ये सब एक्टिविटीज नहीं इंक्लूड है. A corrigendum to the tender document has also been issued in this regard. अगर ये सब पाकिस्तान वाले करते हैं तो उनके लिए corrigendum टेंडर भी इशू करना होगा. यही था आज का हमारा न्यूज़ आइटम. मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये न्यूज़ समझ में आया होगा. अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी जो सब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के, वो भी मैं लेके आऊँ विथ नोट्स, विथ लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, या एनसीईआरटी जो यूपीएससी के लिए होता है उसके हैंड रिटन नोट्स विथ लेक्चर्स, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. और आपको रोज़ डेली करेंट अफेयर्स के अगर हैंड रिटन नोट्स अपने जीमेल पे चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा. थैंक यू वेरी मच.